नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है विधवा का दर्द। दोस्तों, हमारे गांव में रिवाज था कि जो औरत विधवा हो जाती थी उसे चौधरी की छोटी हवेली भेज दिया जाता था। चौधराइन ऐसी औरतों को रोटी, कपड़ा और रहने की सहूलत देकर पूरी उम्र के लिए अपनी नौकरानी बना लेती थी। मेरी शादी को अभी दो माह हुए थे जब पति का देहांत हुआ और मैं विधवा होकर चौधराइन की नौकरानी बन गई। मुझे सफेद कपड़ा पहना दिया गया था। हर तरह का बनाव सिंगार मुझ पर हराम कर दिया गया। होश उड़े जब एक दिन चौधरी छोटी हवेली आ पहुंचा और हम सब विधवा औरतों को लाइन में खड़ा करके सर से पांव तक देखने लगा। फिर उसने मेरी तरफ इशारा किया और कहा। मैं सामने बेसुध पड़ी उस कमसिन लड़की के माथे पर ठंडी पानी की पट्टियां रख रही थी। न जाने उसे किस बात का गहरा सदमा लगा था। मैं जब से यहाँ आई थी उसको ऐसे ही देख रही थी। बेचारी से चलना भी दुश्वार हो चुका था। जब भी मैं उस मासूम की हालत पर तरस खाकर उसके पास आकर कुछ पूछना चाहती थी तो फौरन कोई ना कोई आकर मुझे उसके करीब से ले जाता, जैसे कोई ऐसा राज हो जिसकी भनक मुझे लगने देना न चाहते हो। मैंने आज उसे बुखार में तड़पता देखा तो ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी। साथ साथ बहाने से पूछने लगी कि संतोषी, तुम इस कदर घबराई हुई क्यों हो? एक मर्तबा फिर उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहकर गालों पर आने लगे। फिर उसके बाद रोकर कहने लगी, दीदी, चौधरी जी ने मेरे साथ इससे पहले कि वो बात पूरी करती उस कमरे में आवाज गूंजी, अरे चलो चलो जल्दी उठो, बाहर हाल में चलो। जागते ही चौधरी जी ने खास हुक्म दिया है। फिर भी तुम यहीं बैठी हो। वो पकी सी उम्र की सुमन बाई थी, छोटी हवेली में सबसे पहले आने वाली विधवा औरत। दोस्तों, मैं गहरी सांस करके उठी और उस तरफ को कतार बांधकर सबके साथ जाने लगी जहां पर चौधराइन ने बुलाया था। मैं भी बाकियों के साथ एक कतार में यहाँ पर खड़ी हो चुकी थी। सभी औरतें काफी डरी सहमी सरगोशियां करती हुई दिखाई दे रही थी। मुझे यहाँ आए हुए बस 2 हफ्ते ही हुए थे, लेकिन आज से पहले यह मंजर मैंने नहीं देखा था। पास ही खड़ी सुमन से जब पूछा तो घबराकर कहने लगी, चौधरी साहब आज हवेली आए हैं और रात यहीं गुजारेंगे। यह सुनकर मैं सोच में पड़ चुकी थी कि जब सामने रूम से चौधरी साहब मूंछों को बल देते हुए हाल में दाखिल हुए थे। सभी सर झुकाकर चौधरी जी को नमस्ते पेश कर रही थी, जबकि मैं टिकट की बांधे इस 45 साल के शख्स को देख रही थी। इस शख्स को मैं पहले भी कहीं देख चुकी थी, मगर कहाँ यह याद नहीं आ रहा था। तभी शीलाबाई आगे बढ़ी और कहने लगी, चौधरी जी, देखें फिर जो आपको मुनासिब लगे। ऐसे लग रहा था जैसे हम सब मुजरिम हों और चौधरी काजी। न जाने क्यों मगर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। चौधरी कमर के पीछे हाथ बांधे सभी औरतों को घूर रहा था। उसकी आंखों की तपिश मुझे वजूद में आर पार होती हुई महसूस हो रही थी। दोस्तों, मेरी जान तो तब निकली जब चौधरी मेरे करीब आकर रुक गया। मैं घबराकर 2 कदम पीछे हटी थी, क्योंकि चौधरी की गर्म सांसें मुझे अपने चेहरे पर महसूस होने लगी थी। मैंने घबराकर आसपास नजर दौड़ाई, मगर सभी सर झुकाकर खड़ी थी। चौधरी साहब ने एक नजर मुझ पर डाली और अगले ही पल मुस्कुराकर जो बात कही, मेरी तो सांस सीने में ही थम चुकी थी। एक साथ कई धमाके मेरे जहन में हुए थे। जब चौधरी साहब ने कहा कि आज रात के लिए मुझे ये लड़की। दोस्तों, पूरे घर में रोने धोने की आवाजें गूंज रही थी। गांव की औरतें हमारे घर में बैठी रो रही थी, जबकि मैं सामने चारपाई पर सफेद कफन में लिपटे हुए अपने पति को देख रही थी। अभी 2 महीने तो हुए थे हमारी शादी को, हमने कई ख्वाब एक साथ देख रखे थे।
सोचा था कि शादी के बाद पति के साथ अपनी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। मैं जिस कदर शौक मिजाज और चंचल थी, मेरा पति भी यूं ही मेरे नखरे उठाने वाला था। मुझे तो अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाना था, लेकिन शायद मेरी किस्मत में खुशियां लिखी ही नहीं थी। मुझे ये खुशियां रास नहीं आई थी। मेरा पति मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुका था। मेरी सास मुझे सुनाकर कह रही थी कि न जाने किस डायन की नजर लग गई मेरे बेटे को। जानती भी है कल की आई लड़कियां कितनी मुश्किल से बेटे जवान होते हैं। अगर मुझे पता होता कि विनय की शादी होते ही ऐसा साया उस पर पड़ेगा कि हमें छोड़कर चला जाएगा, तो मैं सारी जिंदगी अपने बेटे को कुंवारा बिठा लेती, लेकिन उसकी शादी न करती। ऐसे मौके पर भी मेरी सास मुझे ताने दे रही थी। मैं बुत बनी दीवार से बैठी अपने पातिन को देख रही थी। जब गांव की औरतें आगे बढ़ी और मेरे हाथ में सुर्ख और लाल रंग की चूड़ियां थी। विनय ने अपने हाथों से मेरी कलाई में उन चूड़ियों को पहनाया था। कहता था कि तुम्हारी कलाई में लाल चूड़ियां बेहद हसीन लगती हैं। और अब मेरे बाजू को पकड़कर औरतें मेरी कलाइयों को फर्श पर मारकर चूड़ियों को तोड़ चुकी थी। दोस्तों, मैंने चिल्लाकर उनसे कहा था कि तुम लोग क्या कर रही हो? यह चूड़ियां मुझे मेरे विनय ने पहनाई हैं। लेकिन वह रोकर कहने लगी कि तुम पर अब यह सब कुछ हराम हो चुका है। तुम विधवा हो चुकी हो। यह रंग अब तुम्हारे लिए नहीं रहे। अगर पति से मोहब्बत करती हो तो उतार फेंको यह सब कुछ। जबकि मैं बस रोती रह गई थी। मेरे सर से सुर्ख रंग का आंचल उतारकर सफेद रंग की चादर ओढ़ा दी गई थी। उसके साथ ही मेरे पति का शव मेरे घर से उठ गया और मैं मनहूस का दाग लेकर उसके घर में उसकी विधवा बनकर रहने लगी। दोस्तों, हर कोई मुझ पर तरस खा रहा था, हमदर्दी के बोल बोल रहा था। मैं सबकी बातें सुनने के बाद जैसे ही कमरे में गई तो सामने दीवार पर अपने और विनय की तस्वीर देखकर मैं खुद पर काबू न रख पाई और फूट फूट कर रोने लगी। आखिर किसकी नजर लग चुकी थी मेरी खुशियों को? मैं तो सारी जिंदगी इस घर में विनय के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताना चाहती थी। बहरहाल, शायद यही मेरी किस्मत में लिखा था। धीरे धीरे मेरे जख्म भर जाते और मैं इस घर में अपने पति की यादों के साथ अपनी जिंदगी गुजार भी लेती। लेकिन अगले ही रोज से सास और नंदों ने मेरी जिंदगी इस कदर जीना हराम करके रख दी थी कि घर में हाल चाल लेने के लिए जो भी औरत आती उसके सामने मेरी बुराई शुरू कर दी गई। हर औरत को मेरे बारे में यही बताने लगी कि विनय मेरी मंगूसियत से मरा है। विनय के जाने के बाद सिर्फ 2 रोज ही मैं ससुराल में रह पाई थी। वह 2 दिन भी मुझे अपने सामान समेटने में लग गए थे। हमारे गांव में एक रिवाज था और उस रिवाज के मुताबिक कोई भी औरत चाहे फिर वह एक रात की दुल्हन होकर विधवा हो, उसका बोरिया बिस्तर उठाकर चौधरी की छोटी हवेली में सेट कर दिया जाता था। उसके बाद जब तक वह औरत जिंदा रहती, उनकी नौकरानी बनकर रहती। उसका सारा खर्च चौधराइन ही उठाती। जब पहली बार मुझे बताया गया कि मुझे चौधरी की हवेली में भेजा जा रहा है, तो मैंने सास के कदमों में गिरकर कहा कि भगवान के लिए मुझे वहाँ मत भेजिए। मुझे यहीं इस घर में अपने पति की यादों के सहारे रहना है। मगर मेरी सास मुंह फेर चुकी थी। कहने लगी कि अच्छा, तुझे इस घर में रख लूं। अरे तू इतनी जवान और खूबसूरत है। कल को मेरे छोटे बेटों पर तेरा जादू चल गया और कोई गुनाह कर बैठे तो ना बाबा ना, जा यहाँ से, पहले ही तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया है। मैं और नुकसान नहीं उठा सकती। यूं सास ने भी जवाब दे दिया था। मैं रोते रोते अपना सामान पैक किया। अपने पति की तस्वीर को जब मैंने अपने बैग में रखा तो सास ने आगे बढ़कर मेरे पति की तस्वीर मुझसे ले ली। कहने लगी, तेरा पति था, जब तक जमीन के ऊपर था
मर गया तो तेरा उससे हर रिश्ता और नाता भी खत्म हो चुका। बाहर गाड़ी आ चुकी थी जिसमें बैठकर मुझे चौधरी की छोटी हवेली में जाना था। दोस्तों, घबराहट से मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन इनकार करती भी तो कैसे? शायद हम विधवा औरतों का यही ठिकाना था। मैं रोते हुए अपने सफेद चादर लपेटकर उस बड़ी सी हवेली के बाहर पहुंच चुकी थी। तकरीबन आधा घंटा लगा था मुझे अपने ससुराल से बाहर चौधरी की हवेली तक पहुंचने तक। यह हवेली बाहर से जिस कदर शानदार थी, अंदर से तो उतनी ही खूबसूरत थी। पुरानी जमाने की बनी हुई थी। जैसे ही मैं हवेली के अंदर दाखिल हुई तो मुझे हर तरफ औरतें ही औरतें नजर आई थी। कुछ तो मुझसे कम उम्र लड़कियां भी थी। गांव में लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है और यूं अगर भगवान न करे कि उनका सुहाग गुजर जाए तो फिर वो सफेद कपड़ों में मौजूद चौधराइन की नौकरानी बनकर उस हवेली में रहने लगती है। मैं हर एक के चेहरे पर नजर दौड़ा रही थी। एक अजीब सी बेचैनी और खौफ मुझे उनके चेहरों पर दिखाई दे रहा था। मैंने सबको एक एक नजर देखा और फिर चलते हुए घर के अंदर आ गई, जहां पर तख्त पर चौधराइन बैठी हुई थी। अधेड़ सी उम्र की औरत थी। दोस्तों, फिर चौधराइन ने मुझे देखा तो मुस्कुराकर मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया। मेरे पास मेरे कपड़ों की पोटली थी। इशारा करके कहने लगी कि ये क्या लाई हो, अपने साथ खोल कर दिखाओ। उसमें मेरे कुछ कपड़े थे, कुछ यादें थी। मैंने जब पोटली खोलकर चौधराइन को दिखाई तो उनके माथे पर बल पड़ चुके थे। उसमें मेरे सारे रंगीन कपड़े थे। चौधराइन ने गुस्से से मुझे देखा और फिर वहां मौजूद एक लड़की को बुलाकर कहने लगी कि जाओ, मिट्टी का तेल लेकर आओ। कुछ ही देर बाद माचिस और मिट्टी का तेल आ चुका था और फिर देखते ही देखते मेरी नजरों के सामने मेरे सारे कपड़े जलकर राख हो चुके थे। मैं घबराकर चौधराइन से कहने लगी कि यह आपने क्या किया? मेरे कपड़ों को क्यों जलाया? यह कपड़े मेरे पति ने मुझे लाकर दिए थे। मगर चौधराइन बहुत सख्त लहजे में कहने लगी कि तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं रहा। अब तुम्हारी जिंदगी में रंग बिरंगे कपड़े और बनाव सिंगार हराम हो चुका है। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट अब कभी मत लाना। आज से तुम मेरी नौकरानी हो और यहाँ पर वही होगा जो मैं हुक्म दूंगी। मुझे वहाँ से ऐसे कमरे में छोड़ा गया जहाँ पर यहाँ मौजूद सभी विधवा औरतें रहा करती थी। दोस्तों, चौधराइन गरम मिजाज थी। आखिर इतनी अमीर जो थी। अगर सिर्फ चौधराइन को ही झेलना होता तो शायद मैं चौधराइन का दिल जीत भी लेती। मगर उस हवेली में रात गए जो कुछ होता था, जब हकीकत मुझ पर खुला तो मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैंने तो अपने पति विनय के अलावा किसी और के करीब जाने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। बहरहाल वो रात मेरी उस हवेली में पहली रात थी जब अचानक से मुझे तेज सरगोशियां की और शोर की आवाज आई। एक लड़की दर्द से करा रही थी, रो रही थी और यही कह रही थी कि मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। लेकिन बार बार सुमन बाई उसके मुंह पर हाथ रख रही थी। उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करवा रही थी कि खामोश हो जाओ। अगर चौधराइन तक तुम्हारी आवाज पहुंच गई तो तुम नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या होगा। फिर मैंने अपने साथ मौजूद लड़की से पूछा कि आखिर इसे हुआ क्या है। वह कहने लगी कि कुछ नहीं, बस मौसमी बुखार है, अभी डॉक्टर के पास जाएगी तो ठीक हो जाएगी। उस लड़की की उम्र मुश्किल से 16 साल थी और मैं उसे देखकर तो अंदाजा लगा ही चुकी थी कि कम उम्र में ही उसकी शादी हुई है और यह विधवा भी हो चुकी है। अब आखिर ऐसा क्या हो गया था कि उसे थामकर दो औरतें एम्बुलेंस तक लेकर जा रही थी। सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए परेशानी की वजह थी
वो ये थी कि सामने एक रूम में मुझे एक शख्स बैठा हुआ दिखाई दिया था। उसका चेहरा तो मैं साफ नहीं देख पाई थी, लेकिन हाँ, खिड़की से तो अंदाजा लगा ही चुकी थी कि वो शख्स सोफे पर बैठकर सिगरेट फूंक रहा था। हवा में धुएं के गोले उड़ते हुए मुझे खिड़की से साफ दिखाई दे रहे थे। दिल में कई तरह के ख्याल आने लगे कि कहीं चौधराइन यहाँ पर कुछ गलत काम तो नहीं करवा रही, कहीं इस मासूम लड़की के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ था, तभी उसकी यह हालत हुई थी। यह सोच सोचकर मैं पूरी रात सो ना सकी। वैसे तो पूरे गांव में उनकी काफी इज्जत थी, लोग उनकी काफी इज्जत किया करते थे। उन्होंने विधवा औरतों को अपने घर में सहारा दे रखा था, लेकिन सहारे के नाम पर कहीं यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं हो रहा था। मैंने यहाँ पर मौजूद औरतों से चौधराइन के बारे में पूछना चाहा था, लेकिन कोई सही जवाब न मिल सका, क्योंकि हर बार मेरी बात को या तो टाल दिया जाता या फिर वहाँ पर शीला बाई आ जाती और उसके आने पर वहाँ पर मौजूद औरतें खामोश हो जाया करती। वो लड़की अस्पताल से वापस आ चुकी थी। मैंने उसे कई मर्तबा पूछने की कोशिश की थी, लेकिन वह कुछ बोल ही ना पाई और न ही उसने मुझे कुछ बताया था। बस रोए जा रही थी और यही कह रही थी कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस घर जाना है। वैसे तो यहाँ पर सभी काफी खुश रहते थे, सारे काम मिलजुल कर लिया करते थे, लेकिन जैसे ही इतवार का दिन आता तो सबके चेहरों की हवाइयाँ उड़ चुकी होती थी। इस मर्तबा भी जब इतवार आया तो कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे यहाँ पर आए हुए 2 हफ्ते बीत चुके थे और इन 2 हफ्तों में मैं सबके साथ काफी घुल मिल चुकी थी। मेरे पति की यादें तो हमेशा मेरे साथ थी, लेकिन आज के रोज जो हकीकत मुझ पर खुली थी, मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि सबके सामने पूजा पाठ करने वाला चौधरी इस कदर भी गिरा हुआ हो सकता। इतवार आया तो कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे यहाँ पर आए हुए 2 हफ्ते बीत चुके थे और इन 2 हफ्तों में मैं सबके साथ काफी घुल मिल चुकी थी। मेरे पति की यादें तो हमेशा मेरे साथ थी, लेकिन आज के रोज जो हकीकत मुझ पर खुली थी, मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि सबके सामने पूजा पाठ करने वाला चौधरी इस कदर भी गिरा हुआ हो सकता है। मैं उनके सामने सर झुकाकर खड़ी थी। चौधरी बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। मैं किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। जब अगले ही पल चौधरी ने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि यह औरत यहाँ कब आई? सामने खड़ी सुमन बाई बोली कि चौधरी जी यह 2 हफ्ते पहले यहाँ आई थी। इतना सुनना था कि एक मर्तबा फिर वो मेरी तरफ देखने लग गए थे। आंखों में ऐसी बेबाकी थी कि मुझे लगा जैसे वह मेरे वजूद को चीर कर रख देंगे। तभी मुझसे दूर हुए और बोले कि इसे तैयार कर दो। चौधराइन खामोशी से एक तरफ को बैठी यह मंजर देख रही थी। मैं घबराकर चौधराइन की तरफ देखने लगी और कहने लगी कि मुझे किस लिए तैयार किया जा रहा है। कोई कुछ भी बोल नहीं रहा था। मुझे इस हवेली के ऐसे कमरे में ले जाया गया जहां पर बनाव सिंगार की हर चीज मौजूद थी। मैं हैरत से पूरे कमरे को देख रही थी। मैं बार बार यही कह रही थी कि सब कुछ क्या है, मगर बजाय मेरी सुनने के कभी सुर्ख तो कभी जामुनी रंग के भारी काम वाले सूट निकालकर कह रही थी कि बताओ कौन सा रंग पहनोगी। मुझे लगता है ये रंग तुम पर ज्यादा जंचेगा, तुम ये जामुनी रंग का फ्रॉक पहनो। वह जबरदस्ती मुझे फ्रॉक थमा रही थी। दोस्तों, मैं चिल्लाकर इस फ्रॉक को दूर फेंक चुकी थी। चिल्लाकर बोली, शीला बाई, मैं विधवा हूँ, मेरा पति मर चुका है। अपने पति के अलावा मैं किसी और के कहने पर क्यों सज्जू सवरूं? मगर जो बात शीला बाई ने की सुनकर मुझे उनकी सोच से घिन आने लगी थी। कहने लगी कि देखो लड़की, यह छोटी हवेली है
और यहाँ पर एक मर्तबा जो आ जाए तो वह चौधराइन की नौकरानी बन जाती है और चौधरी साहब जब चाहें उस हवेली में आकर अपनी मर्जी की औरत के साथ वक्त गुजारते हैं। इस तरह वह भी खुश रहते हैं और जाहिर सी बात है कि जिस्म की ख्वाहिश तो हर एक को होती है, तुम्हें भी होगी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि चौधरी साहब ने पहली नजर देखकर ही तुम्हें पसंद कर लिया है। बाहर गुनाह की खातिर मुंह मारने से बेहतर है कि तुम छोटी हवेली की चार दीवारी में रहकर चौधरी जी की बात मानो, जिस तरह यहाँ आने वाली बाकी विधवा औरतों ने मानी है। मुझे कुछ अरसा पहले का घटना याद आने लगा था। हाँ, ये चौधरी कुंवर ही था जिसे मैंने एक बच्ची की इज्जत पर हमला करते हुए देखा था। वो बच्ची मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आती थी। माँ बाप की देहांत के बाद भाई और भाभी के साथ ही रहा करती थी। भाभी के तानों से बचने की खातिर बच्चियों को ट्यूशन पढ़ाकर थोड़े बहुत पैसे में गुजारा कर लिया करती। लेकिन एक रोज जब बच्ची मेरे पास आई तो काफी घबराई हुई थी। बोली कि गांव का चौधरी मुझे छूता है। मैंने उसे पूछा कि कहाँ, तो उसने मुझे हाथ लगाकर बताया था कि वह यहाँ मुझे छूता है। सौतेली माँ को बताऊं तो वह सुनती नहीं है। अभी भी आपके घर आ रही थी तो चौधरी चाचा आलोक की बैठक से निकलकर आ रहा था। कहने लगा कि आओ तुम्हें चीज दिला दूं, मगर मैं फटाफट भाग गई। उसके बाद जब बच्ची को पढ़ाने के बाद में उसे घर छोड़ने खुद गई तो गांव में बीच चौराहे पर मुझे यही शख्स बैठा दिखाई दिया था। गांव की और भी अहम हस्तियां वहां पर मौजूद थी, लेकिन बच्ची ने इशारा करके कहा था कि ये है वो जो मुझे गंदे तरीके से छूता है। बहरहाल मैं अगली सुबह मासूम बच्ची को उसके घर छोड़ चुकी थी, मगर अगली ही सुबह वह मासूम बच्ची खेतों में बिना कपड़ों के मिली थी। किसी ने उसके साथ ज्यादती करके कत्ल कर दिया था। मेरा शक उस चौधरी पर ही था, मगर मेरी सुनता कौन। आज जब करीब से चौधरी को देखा तो मुझे अंदाजा हो गया कि यह वही शख्स था जिसने एक बच्ची के साथ दरिंदगी किया था, मगर दुनिया के सामने कैसे शरीफ और इज्जतदार बनकर घूमता था। जबरदस्ती मुझे दुल्हनों जैसे कपड़े पहना दिए गए थे। बिल्कुल ऐसा बनाव सिंगार किया गया था कि जैसे मैं आज ही दुल्हन बनी हूँ। मैं रो रोकर यही कह रही थी कि मुझे चौधरी के कमरे में नहीं जाना, मुझे कुछ भी गलत नहीं करना, मुझे चौधरी के कमरे में नहीं जाना, मुझे कुछ भी गलत नहीं करना। मगर जबरदस्ती मुझे लाकर उस कमरे में बिठा दिया गया, जहां से उठते ही सिगरेट की बू मुझे उबकाई लेने पर मजबूर कर रही थी। सामने मेज पर कांच की बोतलें भी पड़ी थी, जिनमें जो चीज मौजूद था मैं अच्छे से जानती थी। शीलाबाई के साथ चौधराइन भी कमरे में आई। मुझे तो उस औरत पर हैरानगी थी कि कैसे पति को किसी गैर के बिस्तर पर भेज सकती थी। मेरे पास आकर बाजू को पकड़कर बोली, मेरे पति को शिकायत का मौका मत देना और खबरदार, चालाकी दिखाई तो वरना अच्छा नहीं होगा। वो औरतें मुझे यह समझाने की कोशिशों में लगी थी कि चौधरी साहब को कैसे खुश रखना है, जबकि मैं गुस्से से सामने खड़ी चौधराइन को देखकर कहने लगी, अरे लानत है तुम जैसी औरत पर, जो एक औरत होकर औरत की इज्जत खराब करवा रही है। तुम तो औरत कहलाने के लायक ही नहीं हो। तुम पर एतबार करके तुम्हारी बनाई फजूल की रस्मों की खातिर हर विधवा औरत को लावारिसों की तरह तुम्हारी नौकरानी बनने के लिए भेज दिया जाता है, और तुम उन औरतों से अपने पति का बिस्तर सजा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं सारी तमीज ताक पति रख चुकी थी। चौधराइन ने तो मेरी जबान चलती देखकर फट पड़ी थी। दोस्तों, फिर एक झन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। उसका भारी भरकम हाथ मेरे गाल पर पड़ना था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कहने लगी,
कि दोबारा बकवास करने से पहले यह सोच लेना कि तुम्हारे सामने खड़ा कौन है। तुम किससे बात कर रही हूँ? तुम्हें पालतू कुत्तों के आगे डालने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगनी समझी। इतना कहकर वह वहां से जा चुकी थी। कुछ देर बाद कमरे में चौधरी आ चुका था। मुझे तो हैरत इस बात पर थी कि इससे पहले कितनी ही विधवा औरतें यहाँ पर मौजूद थी। आखिर किसी ने अपनी जबान क्यों नहीं खोली थी? क्यों किसी ने चौधरी के आगे शिकायत न की? क्या वह इतनी डरपोक थी कि चौधरी के आगे कमजोर पड़ चुकी थी कि अच्छे बुरे की तमीज भूल गई थी? मैं जानती थी कि मुझे क्या करना है। मैं अपने पति के अलावा किसी और के करीब जाने का सोच भी नहीं सकती थी। मुझे देखकर चौधरी के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी। चौधरी मेरे पास आकर मेरे गालों पर हाथ फेरने लगा। वो मेरे हुस्न की तारीफ करने लगा। फिर कहने लगा, ऐसा हुस्न तो मैं मुद्दतों बाद देख रहा हूँ। कहाँ छुपी थी तू? अच्छा हुआ तेरा पति मर गया, वरना अगर पहले ही तू मेरी नजरों से गुजरती तो मैं अपने हाथों से तेरे पति को टपका देता और तुझे हमेशा हमेशा के लिए अपनी नौकरानी बनाकर पास रख लेता। इससे पहले कि वह चौधरी और कुछ कहता, मैं गुस्से से चिल्लाकर पास ही रखे गुलदान को चौधरी के सर पर मार चुकी थी। चौधरी चिल्लाकर फर्श पर गिरा था, मगर मैं रुकी नहीं थी। सामने पड़ी मेज पर पड़ी कांच की बोतलों को तोड़कर उसके सर पर मारने लगी। दोस्तों, मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, लेकिन बस सोच चुकी थी कि मुझे उसका कत्ल करना है ताकि दोबारा किसी पर बुरी नजर डाल ही न सके। सर पर वार होने की वजह से चौधरी वहीं पर बेहोश हो चुका था, शायद मर चुका था। बाकी औरतें भी बाहर इकट्ठी हो चुकी थी। हवेली में भीड़ लग गया था। चौधराइन तो बेहोश होकर गिर गई थी। फौरन पुलिस को खबर की गई तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। हर एक को यह बात मालूम हो चुकी थी कि मैंने चौधरी का कत्ल कर दिया है। मेरी सास भी घबराई हुई एक तरफ खड़ी मुझे देख रही थी कि मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आई। मेरे भाई भाभी भी आ चुके थे, जबकि मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको यह बता रही थी कि चौधरी यहाँ पर क्या करता फिर रहा था। दुल्हन वाला जोड़ा गवाह था। वहाँ मौजूद सर झुकाकर खड़ी हर औरत गवाह थी कि मैं सच कह रही हूँ। मैं कभी भी अपने पति के अलावा किसी और को अपने वजूद पर दस्तक दे भी नहीं सकती थी। पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई क्योंकि मैंने अपनी इज्जत और जान बचाने की खातिर इस चौधरी को कत्ल किया था। इसलिए कुछ ही दिनों के बाद मुझे जेल से आजादी मिल गई। दोस्तों, लेकिन उसके बाद चौधराइन और शीला को भी हिरासत में ले लिया गया था। बाकी औरतों को उनके परिवार के हवाले कर दिया गया। मुझे मेरी सास अपने घर ले गई और माफी मांग कर बोली कि बस अब तू यहीं मेरी बेटी बनकर रहेगी। शायद उनको भी ऐसे ही अक्ल आनी थी। बहरहाल उसके बाद मेरे लिए कितने ही रिश्ते आए, मगर मैंने विनय की कसम खाकर कहा है कि मैं उसके अलावा किसी और मर्द के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।